हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप्स बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। जी हाँ बच्चों, आज हम देखने वाले हैं सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर 2 है। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने चैप्टर 1 को नहीं देखा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को देखिए। वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, वहाँ पर आप बेसिक बायोलॉजी के बारे में जानते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो देख लिया है तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक्चुअल में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कैसे सिस्टमैटिकली अरेंज करते हैं, यानी उन्हें सिस्टमैटिकली हम क्या करते हैं, रखते हैं कहाँ पर, क्लासिफिकेशन में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी बहुत ही कमाल की सुपर बायोलॉजी ट्रिक, साथ ही साथ क्लास 10th 11th और 12th के बायोलॉजी के नोट्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ एक बेहतर गाइडेंस भी आपको मिलेगा, जिससे क्या कर सकें आप कि अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, साथ ही साथ अपने एकेडमिक ईयर का जो एग्जाम होता है आपका, उसकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें और हाई मार्क गेन कर सकें। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हमें अरेंज करना है सिस्टमैटिक वे में, ये कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि मिलियंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स शोज वाइड वेराइटी। ओके, यानी कि जितने भी एनिमल और प्लांट्स होते हैं इस अर्थ पे, ठीक है, उनमें बहुत सारी वेराइटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। आगे देखिए, द नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन। जी हाँ बच्चों, इस अर्थ पे जो स्पीसीज प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं इस हमारी अर्थ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा डायग्राम बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारी अर्थ है, इस पे बहुत सारे एनिमल प्रेजेंट है। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एलिफेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हॉर्स है, यहाँ पर व्हेल है, ठीक है ना, यहाँ पर आप बियर्स देख पा रहे होंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें इस अर्थ पे जितनी भी एलिफेंट्स है ना, वो सिर्फ सिंगल स्पीसीज है। ठीक है, एलिफेंट का चाहे जितना नंबर हो उससे मतलब नहीं है हमें, लेकिन जो एलिफेंट है ना वो एक सिंगल स्पीसीज है। अगर हम बात करें लायन की, ठीक है ना, तो लायन भी क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। अगर हम बात करें डॉग की तो डॉग भी क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। अगर हम बात करें कैट की तो कैट भी क्या है, एक सिंगल स्पीसीज है। तो इस तरह से लगभग 1.7, ठीक है, कितना, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं हमारी अर्थ पे। यानी कि अगर हम इसे इंडियन नंबर में काउंट करें बच्चों तो 17 टू 80 लाख स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं हमारे अर्थ पे। जी हाँ, 17 से 18 लाख टाइप के, ध्यान दीजिएगा मैंने बोला टाइप के, नॉट नंबर में। ठीक है, 17 टू 18 लाख टाइप के स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, इनमें से कुछ एनिमल भी होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है मैंगो का प्लांट होता है, नीम का प्लांट होता है, ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम यानी कि हमारे मटर का पौधा होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट के प्लांट भी होते हैं। अगर हम बात करें टोटल नॉन ऑर्गेनिज्म की तो 1.7 टू 1.8 होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, बायोडायवर्सिटी क्या है। यहाँ पर देखिए बायोडायवर्सिटी क्या है बच्चों, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। बायोडायवर्सिटी इज नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जी हाँ, जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और उनका जितना भी नंबर है उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडायवर्सिटी। सभी को एक साथ मिलाकर क्या बोलेंगे, बायोडायवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ जो है ना, इस पर लगभग 7.4 बिलियन ह्यूमन की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। कितना, 7.4 बिलियन। जी हाँ बच्चों, अच्छा बिलियन क्या होता है जरा समझिएगा, यानी अगर हम इसे इंडियन नंबर में काउंट करें ना तो लगभग 750 करोड़, जी हाँ 750 करोड़ ह्यूमन इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बात करें जो ह्यूमन है ये क्या है, सिर्फ एक सिंगल स्पीसीज है। बात समझ में आई क्या, ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं बच्चों, दे हैव देयर ओन लोकल नेम एंड कॉमन नेम। जी हाँ, ये जो स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं इनका लोकल नेम
और कॉमन नेम भी होता है। दीज नेम आर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू वेरिएशन ऑफ प्लेसेस, और इनका जो नाम है प्लेस चेंज होने के साथ साथ इनका नाम भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए, जैसे मैं एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ। जो इंडिया है ना, इंडिया में डिफरेंट स्टेट हैं और हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है, एक लोकल लैंग्वेज है। जैसे अगर हम बात करें मक्का की, ठीक है, मक्का आप जानते हो जिसे मेज कहते हैं, तो मक्का को कहीं कहीं पर भुट्टा बोलते हैं, कहीं पर मकई बोलते हैं, कहीं कहीं पर मेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो हर एक जगह पर क्या होगा, इसका नेम जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे फॉरेन में अगर आप जाएंगे, वहां पे बोलेंगे भैया भुट्टा दे दो हमें, तो भुट्टा नहीं कोई आपको देगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या मांग रहे हो, क्योंकि वहां पर भुट्टे को क्या बोला जाता है, वहां पर भुट्टे को मेज बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? तो चलिए आगे देखते हैं। So there is need to standardize the name of living organism to that a particular organism is known by the same name। जी हाँ, हम क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को किसी सिंगल नेम से ही जाना जाए, जिससे कि लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकें उसे, उसके बारे में बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसे एक कॉमन नेम देते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, वर्ड सो दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। जी हाँ बच्चों, हम उसे पूरे ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर एक नाम देते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम देते हैं हम उसे, और उसे क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर कैसे होता है बच्चों, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम कैसे साइंटिफिक नेम देते हैं, इसकी भी प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, उसके क्या रूल्स होते हैं उसके भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए सिस्टमैटिक्स हमें पढ़ना पड़ेगा, सिस्टमैटिक क्या होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों, द टर्म सिस्टमैटिक्स इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो टर्म सिस्टमैटिक है वो कहां से डेराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से, और जिसका कहां से एक्चुअल में, लैटिन वर्ड में किससे, सिस्टमा से, ठीक है। जो सिस्टमैटिक वर्ड है, सिस्टमा एक लैटिन वर्ड होता है, वहां से ये डेराइव्ड होता है, जिसका मीन्स क्या होता है बच्चों, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिस्टमा का मीन्स क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हम क्यों करते हैं, जरा समझिएगा, क्योंकि आप अपने घर में भी देखिए, आप सारी चीजों को सिस्टमैटिकली रखते हो। कैसे, अगर आपको नाइफ की जरूरत है, चाकू की जरूरत है, तो आपको कहाँ मिलेगा, ऑफकोर्स आपके किचन में मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने नाइफ को कहाँ पे रखा, ऑलरेडी किचन में रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है नाइफ की जरूरत कहाँ पड़ती है, किचन में पड़ती है। अगर हम बात करें, आप बाहर से आते हो, आप काफी थके हुए हो, आपको सोना है, ठीक है, तो बेड आपको चाहिए, तो बेड कहाँ पे मिलेगा आपको, अपने बेडरूम में मिलेगा। किचन की तरफ तो आप जाओगे नहीं, या बाथरूम की तरफ तो जाओगे नहीं। क्यों, क्योंकि बेड वहां पर नहीं होगा। आपने सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ कि मुझे रेस्ट चाहिए तो मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे फूड चाहिए तो कहाँ पर कुकिंग करना है, ठीक है ना। तो ऑलरेडी आपने सिस्टमैटिक किया है। तो हम जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमैटिक वे से अरेंज करते हैं, तो विद इन अ शॉर्ट टाइम हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। बात समझ में आएगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। तो टेक्सोनॉमी, ठीक है, आगे में पढ़ना पड़ेगा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होती है, टेक्सोनॉमी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है। जो टेक्सोनॉमी है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। नंबर 1 टैक्सिस एंड नंबर 2 नॉमस। टैक्सिस मीन्स होता है बच्चों अरेंजमेंट, एंड नॉमस मीन्स होता है लॉ और रूल, यानी कि अरेंजमेंट का जो रूल होता है उसी को बोलते हैं हम टेक्सोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए, आप गवर्नमेंट सब्सिडी देती है लोगों को, एक सब्सिडी है वृद्धा पेंशन, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल होता है। क्या रूल गवर्नमेंट ने निकाला है कि जिसकी एज ना 60 ईयर के एबव होगी, ठीक है, 60 ईयर या फिर 60 ईयर के क्या होगी, एबव होगी, उन्हीं को वृद्धा पेंशन मिलेगी। तो ये रूल है ना, 60 ईयर से एज ज्यादा होनी चाहिए या 60 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए जो रूल लगता है, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे बोलेंगे टेक्सोनॉमी। आपको बात समझ में आई। ओके, द टर्म टेक्सोनॉमी इज गिवन बाय एपीडी कंडोले, ठीक है, याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम। जो टर्म टेक्सोनॉमी है, जो नाम टेक्सोनॉमी किसने दिया था, एपीडी कंडोले ने दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ओके, अगर हम बात करें टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, कहां कहां से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिए जाते हैं, तो नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। पहले हम देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हम पहले उस ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करेंगे। मेन की फर्स्ट की टर्म बाय द जोनरे, जी हाँ,
हम पहले देखते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, हम पहचानेंगे कि ये एनिमल है कि प्लांट है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। किस बेसिस पे, कुछ कीज के बेसिस पे। की क्या होती है, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कि इसके ऊपर सेल वॉल है या नहीं। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या होगा, प्लांट होगा। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या होगा, एनिमल होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ कीज हम डिसाइड करते हैं जिसके बेसिस पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को। सेकेंड वन बच्चों, नॉमेनक्लेचर। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसको क्या करेंगे, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल। जी हाँ, साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। एंड थर्ड थिंग्स, क्लासिफिकेशन। हम उसे क्लासिफाई करेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से उसको कैरेक्टर है, अगर जो कैरेक्टर मैच करेंगे तो हम उसे उस ग्रुप में रख देंगे। बात समझ में आएगा। जैसे आपने क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ा है कि जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उसे किस में रखा जाता है, कॉर्डेटा में रखा जाता है। लेकिन जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उसे किस में रखा जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्लासीफाई करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों नंबर 4 की, तो फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है बच्चों, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, याद रखेंगे आप। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। हम देखेंगे कि पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन से हुआ, ठीक है। उस बेसिस पे हम इसको रखते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। आपने आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। तो जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो भी फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। उसको भी हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ेंगे क्लास 11th में भी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो एक्चुअल में कितने टाइप का होता है, ठीक है। नंबर 1 आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नंबर 2 नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड नंबर 3 फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, यानी इवोल्यूशन से रिलेटेड होगा। अगर हम बात करें नंबर 1 की, यानी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की, तो ये किस पर बेस्ड होगा बच्चों, बेस्ड ऑन वन और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। ये कुछ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पर बेस्ड होगा। अच्छा, मॉर्फोलॉजी मींस क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों। यहां पर देखिए, मॉर्फ मींस क्या होता है, मॉर्फ मींस होता है शेप, ठीक है ना। मॉर्फ मींस क्या होता है, ये थोड़ा सा मेरा ना ये जो पेन टैब है इसकी मुझे अभी आदत नहीं है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, करते हैं। ओके, तो मॉर्फ मींस होता है बच्चों शेप, यानी हम देखेंगे कि उसकी हाइट क्या है, उसका पर्टिकुलर कलर क्या है, ठीक है। इन सब के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, किसमें, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ स्टामिन, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि जो स्टामिन होता है फ्लावर में, ठीक है, स्टामिन क्या होता है, यूनिट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड स्टामिन, ठीक है। तो स्टामिन हम देखेंगे कि किसी भी फ्लावर में कितना नंबर का स्टामिन है और उसका अरेंजमेंट कैसे है, उसके भी बेसिस पे हम उसे नेचुरल क्लासिफिकेशन में, सॉरी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में उसको रखते हैं, ठीक है। इस थ्योरी को किसने सपोर्ट किया था बच्चों, अरिस्टोटल ने सपोर्ट किया था, थियोफ्रेस्टस ने सपोर्ट किया था, जॉन रे ने सपोर्ट किया था एंड कैरोलस लिनियस ने भी सपोर्ट किया था। अगर हम बात करें नेचुरल क्लासिफिकेशन की, जो कि नंबर 2 पर आता है, तो यहां पर देखिए, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज एनाटॉमिकल, ठीक है, याद रखेंगे आप बच्चों। मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर पे तो बेस्ड होगा ही कि उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, बाकी सारी चीजें, कलर कैसा है, इन सब पर तो डिपेंड करेगा। साथ ही साथ एनाटॉमी पर भी डिपेंड करेगा। एनाटॉमी मींस क्या होता है कि हम उसे कट करेंगे, प्लांट को देखेंगे उसमें किस किस टाइप के सेल प्रेजेंट है, किस किस टाइप के ऑर्गन प्रेजेंट है, कैसे टिश्यू प्रेजेंट है, उसको भी हम देखकर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। और इस टाइप के क्लासिफिकेशन को हमने क्या बोला है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। ओके, यहाँ पर देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप इसे स्टार बना सकते हैं। क्या है, गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। इन साइंटिस्ट के नाम याद रखिएगा बच्चों, काफी बार पूछा गया है, खास करके नीट के एग्जाम में, ठीक है, कि बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ओके, और कब दिया था बच्चों, इन 3rd वॉल्यूम ऑफ जेनरा प्लांटेरम। जेनरा प्लांटेरम इनकी बुक थी, उसके 3rd वॉल्यूम में इन्होंने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन का लॉ, ठीक है। ओके, बेंथम एंड हुकर वर एसोसिएटेड टू रॉयल बोटेनिकल गार्डन। अब ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, लंदन में होता है बच्चों। ये लंदन जो होता है ना, वहां पर ये रॉयल बोटेनिकल गार्डन प्रेजेंट है, और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है, ठीक है। रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक की, यानी फाइलोजेनेसिटीज की,
यानी कि इवोल्यूशनरी बेस पर ये टिका होगा, ये इवोल्यूशन के बेसिस पर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ट्रेट्स, ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से इनमें कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। पहले कौन पैदा हुआ, फिर उसके बाद कौन पैदा हुआ, फिर उसके बाद कौन पैदा हुआ, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी हम इसको अरेंज करते हैं, इसको बोलते हैं फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इशलर फर्स्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, इशलर ने सबसे पहले दिया था फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, एंड इंगलर एंड प्रंटल, ओके, मोस्ट फेमस, ये ज्यादा फेमस हुए थे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन को लेकर के, एंड हचिनसन आल्सो फेमस, हचिनसन ने भी दिया था क्या, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी की, आपने देखा था टैक्सोनॉमी क्या होती है, दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, टैक्सिस एंड नॉमस। टैक्सिस मीन्स क्या, अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स क्या था बच्चों, रूल्स। तो अरेंजमेंट का क्या रूल हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो एक्चुअल में यहां पर देखिए, इन दिस सिस्टम, ठीक है, इन दिस सिस्टम क्लासिफिकेशन द टर्म्स लाइक टेक्सा एंड कैटेगरी, ठीक है, आर ऑफन यूज। टेक्सोनॉमी में हम दो चीजें यूज करते हैं, दो टर्म्स यूज करते हैं। कौन कौन सा टर्म बच्चों, टेक्सा, और टेक्सा को ही आगे चल के हम क्या बोलते हैं, टैक्सॉन, ठीक है ना, टैक्सॉन कहते हैं। और जो सेकेंड टर्म यूज करते हैं हम कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी का भी हम यूज करते हैं। आप यहां पर देखिए नेक्स्ट लाइन क्या लिखी गई है बच्चों, ईच कैटेगरी इज रिफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी क्लासिफिकेशन की एक यूनिट कहलाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए आप, जैसे आपने पढ़ा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है बच्चों पोरीफेरा, ठीक, सॉरी, आपने पढ़ा है मोनेरा, ठीक है, आपने पढ़ा है मोनेरा, आपने पढ़ा है प्रोटिस्टा, ठीक है, आपने प्रोटिस्टा पढ़ा है। इसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा है बच्चों, फंगाई, ठीक है, आपने फंगाई पढ़ा है। और क्या पढ़ा आपने, प्लांटी पढ़ा है। इसके साथ साथ आपने पढ़ा है एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। ये 5 किंगडम आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है, क्लास 10th में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड करेंगे, कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कैटेगरी क्या क्या हो सकती है। जो किंगडम है वो क्या है, एक कैटेगरी है। वाइल जो किंगडम है इनमें जो ट्रेड्स होंगे, जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, टेक्सा, ठीक है, टेक्सा बोलेंगे या फिर टेक्सॉन बोलेंगे। तो किंगडम तो कुछ भी हो सकता है ना, या तो किंगडम प्लांटी हो सकता है, या तो किंगडम एनिमेलिया हो सकता है, या तो किंगडम फंगाई हो सकता है, ठीक है, या तो किंगडम मोनेरा हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आपको। तो किंगडम क्या है, एक कैटेगरी है, वाइल प्लांटी, एनिमेलिया, फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब क्या है, टेक्सॉन है। अगर हम बात करें डिवीजन की, ठीक है, तो डिवीजन या फिर फाइलम की, तो डिवीजन और फाइलम क्या है, एक कैटेगरी है। एंजियोस्पर्म क्या है, एक टेक्सॉन है, ठीक है। आप ब्रायोफाइटा पढ़ते हो, टेरिडोफाइटा पढ़ते हो, जिम्नोस्पर्मा पढ़ते हो, ये सब क्या है, टेक्सॉन है, ठीक है, कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी का ये अल्टरनेटिव वर्जन है। अगर हम बात करें एनिमल में, तो कॉर्डेटा क्या है, एक टेक्सॉन है। नॉन कॉर्डेटा क्या है, एक टेक्सॉन है। बात समझ में आई क्या। तो ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। कैटेगरी में क्या क्या चीजें होती हैं, आपने देखा किंगडम होता है, डिवीजन या फाइलम होता है, क्लास होता है, सब क्लास होता है, सीरीज होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है, एंड स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम वन बाय वन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को रखते जाते हैं। हम पहले देखते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या होगा, फिर देखते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करेगा, फिर देखेंगे हम उसका क्लास क्या होगा, फिर सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज तक हम उसे डिवाइड करते हैं, अरेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है। ओके, यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया गया है, टेक्सॉन। टेक्सॉन इज द रैंक ऑफ एनी कैटेगरी। टेक्सॉन क्या होता है, किसी भी कैटेगरी का एक रैंक होता है। जैसे आपने देखा कि फाइलम क्या है, एक कैटेगरी है, बट उसमें रैंक बहुत सारी, 5 रैंक हो सकती है। मोनेरा हो सकता है, प्रोटिस्टा हो सकता है, फंगाई हो सकता है, प्लांटी हो सकता है, एनिमेलिया, ठीक है ना, कोई भी रैंक हो सकता है। तो उस रैंक को हम क्या बोलेंगे, टेक्सॉन। बात समझ में आई। चलिए ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों, हायरार्की ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की क्या होता है, एक्चुअल में ये कैटेगरी ही है जिसे हम हायरार्की कहते हैं। यानी कुछ यूनिट्स हैं जिसके साथ हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें प्रॉपरली हम अरेंज करते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है बच्चों, किंगडम होती है। पहले हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म का किंगडम क्या है। किंगडम सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। उससे छोटा कौन होता है, फाइलम। उससे भी छोटा कौन होता है, ऑर्डर। ऑर्डर से ऑर्डर होता है, क्लास के बाद ऑर्डर होता है। ऑर्डर से भी छोटा कौन होता है,
फैमिली होता है, फैमिली से छोटा कौन होता है, जीनस, जीनस से छोटा कौन होता है, स्पीसीज। ओके, अब जरा यहां पर समझिए, अगर हम बात करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना है तो हम पहले देखेंगे कि अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो प्लांट होगा, ठीक है। तो हम उसे किस में डालेंगे, किंगडम प्लांटी में डाल देंगे, ठीक है ना। लीजिए किंगडम प्लांटी, ठीक है। अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो किस में डालेंगे, किंगडम प्लांटी में। अगर एब्सेंट है तो किस में डालेंगे, एनिमल में डालेंगे, एनिमेलिया, एनिमेलिया, जी हाँ, एनिमेलिया में डाल दिया। अब हमें पता चल गया, अगर सपोज करो उसमें एब्सेंट है, अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो हम उसे प्लांटी में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे, एनिमेलिया में। अब एनिमेलिया में हमने डाल दिया, अब हम देखेंगे उसमें कॉर्डेट, उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उसमें किस में डालेंगे, हम कॉर्डेटा में डालेंगे, नॉन कॉर्डेटा में नहीं डालेंगे, ठीक है, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा में डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे ही हम उसको अरेंज करते चले जाएंगे और लास्ट में देखेंगे हम कि स्पीसीज तक उसमें कौन कौन से फीचर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आगे हम इसको स्टडी करेंगे और भी डिटेल लेवल पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है, मतलब इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इन सभी के जो एंसेस्टर हैं वो कॉमन ही थे, ठीक है। सभी की ओरिजिन किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुई है। अभी भी इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो बस 3 ही कैटेगरी में हो सकते हैं, 3 ही डोमेन हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है बच्चों, या तो वो बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है, या तो फिर यूकैरियोटा हो सकता है, या तो फिर आर्किया हो सकता है। इन्हीं 3 फॉर्म्स में लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी भी इस अर्थ पे। तो ये चीजें हैं क्या, इसको समझना पड़ेगा हमें। तो देखिए कार्ल वूज, ठीक है, साइंटिस्ट का बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। कार्ल वूज इन 1990 प्रपोज 3 डोमेन ऑफ लाइफ टू क्लेरिफाई द लाइफ फॉर्म्स। दे आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ठीक है। इन्होंने जितनी भी लाइफ यहां पर एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे उसे 3 फॉर्म में डिवाइड किया। किस किस फॉर्म में बच्चों, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब यहां पर देखिए, डोमेन इज अ यूनिट लार्जर देन किंगडम। OMG सर, अभी तो आपने बताया किंगडम क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट होती है, सही है, किंगडम जो होती है क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट होती है, बट सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है बच्चों, सबसे बड़ी यूनिट होती है डोमेन, ठीक है। अभी आप देखेंगे एग्जांपल के साथ। ओके ओके, इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके, बैक्टीरिया एंड आर्किया बोथ आर प्रोकैरियोटिक, ठीक है। यहां पर देखिए जो बैक्टीरिया है और आर्किया है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। वाइल जो यूकैरिया होता है ये कैसा होता है बच्चों, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक क्या होते हैं इसको भी जरा समझ लीजिए आप। यहां पर देखिए एक ऐसी सेल है बच्चों, ये एक सेल है, इसके इनसाइड डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये सपोज कर लीजिए क्या है, हमारा डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इस डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल। यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो आर्किया होते हैं ये भी आर्की बैक्टीरिया, प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी इनकी सेल जो होती है ना, उसमें जो डीएनए होता है उसके चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। वाइल यूकैरियोटा क्या होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। यहां पर देखिए बच्चों, एक सेल है, इस सेल में क्या है बच्चों, हमारा डीएनए प्रेजेंट है। सपोज करो दिस इज द डीएनए, और इस डीएनए के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ये डीएनए के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर क्या हो रहा है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भावनाओं को समझो बच्चों, पेन टैब अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो ऐसी सेल को हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जरा बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या क्या चीजें होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, आप देखेंगे क्लेमाइडोमोनास होते हैं, ठीक है, ये एल्गी होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आप देखेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी भी देखेंगे आप, ठीक है। अगर हम बात करें
आर्किया में, तो आर्किया भी कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें आप स्टर्मोफाइल्स देखते हैं, आप इसमें हेलोफाइल्स देखते हैं, मेथेनोजेन देखते हैं, आप थर्मोफाइल्स भी देखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो ये कैसे हैं दोनों, बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी डीएनए के चारों तरफ, बार बार ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीएनए के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, ओके। वाइल अगर आप यूकैरियोटा में देखें, यानी इसमें यूकैरियोटिक सेल होती है, यानी डीएनए के चारों तरफ क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो कौन कौन से चीजें हो सकती हैं, वो हो सकते हैं बच्चों प्रोटिस्ट, ठीक है, प्रोटिस्ट हो सकते हैं, फंगाई हो सकता है, प्लांटी हो सकता है, या फिर एनिमेलिया हो सकता है, यानी एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोटिस्टा होता है, फंगाई होता है, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें सेल जो होती है कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है, यानी डीएनए के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट यहां पर देखिए बच्चों, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए हमने लिया है ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी हमने इसे एकदम स्टार्ट से लेकर एंड तक किया है कि कैसे हम ह्यूमन को क्लासिफाई करेंगे, डोमेन लेवल से लेकर के स्पीसीज लेवल तक, ठीक है। तो ओके, अगर हम बात करें डोमेन लेवल की, तो अगर देखेंगे हम ह्यूमन का जो डोमेन है कैसा है, यूकैरियोटा, ठीक है, यूकैरियोटा, यानी कि इसमें ह्यूमन में जो सेल्स होती हैं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि ह्यूमन भी क्या एक एनिमल है। अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम कौन सा है बच्चों, एनिमेलिया है। फाइलम की बात करें कैसा है, कॉर्डेटा है, ठीक है, क्योंकि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्लास की अगर बात करें हम, मैमेलिया है, क्योंकि इसमें मैमेलरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि मिल्क का सेक्रेशन करती है, ठीक है ना, ओके। ऑर्डर क्या होता है बच्चों, प्राइमेटा। फैमिली क्या होती है, होमिनिडी। अगर जीनस की बात करें क्या है, होमो। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो क्या है, सैपियंस, सैपियंस एक्चुअल में होना चाहिए, बट होमो सैपियंस भी चलेगा, ठीक है। तो ह्यूमन का साइंटिफिक जो नेम है क्या है बच्चों, होमो सैपियंस सैपियंस। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, यहां पर, ओके, नाम याद रखेंगे, होमो सैपियंस सैपियंस सैपियंस, ओके। ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। तो ये प्रॉपर आप जान चुके हैं ह्यूमन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि डोमेन कैसा होगा। अब डोमेन तो मैंने आपको बता दिया, जो यूकैरियोटा होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, किसमें किसमें होती हैं, याद रखेंगे आप, फंगाई में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, एनिमेलिया में होता है, प्लांटी में होता है, ठीक है। इस एक्सेप्ट इसके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे वो बैक्टीरिया हो, सभी कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, न्यू सिस्टमैटिक, यानी कि एक नई सिस्टमैटिक दी गई, एक नया अरेंजमेंट दिया गया, किसके थ्रू, ये टर्म न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था बच्चों, जूलियन हक्सले, ठीक है। जूलियन हक्सले ने एक नया टर्म दिया था, न्यू सिस्टमैटिक। ये किन किन चीजों पर बेस्ड था, तो पहला देखिए बच्चों, मार्फोटैक्सोनॉमी। मार्फोटैक्सोनॉमी, मॉर्फ मींस क्या होता है, शेप, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल फीचर्स, ठीक है, ये किस पर बेस्ड होगा, स्ट्रक्चरल फीचर पे, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसके बॉडी का कलर कैसा है, इन सारी चीजों पे। अगर हम देखें साइटोटैक्सोनॉमी, नेक्स्ट वन इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोमीस क्या होता है बच्चों, यहां पर नोट करेंगे, साइटोमीस क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। साइटोमीस सेल, यानी सेल के रूल पर बेसिस, रूल पर ये बेस्ड होगा। टैक्सोनॉमी मींस क्या, रूल, अरेंजमेंट का रूल। तो यहां पर देखिए बच्चों, बेस्ड ऑन cytological information of cell and chromosomal number, structure and behavior of chromosome during meiosis, ठीक है। यानी हम देखेंगे कि हमारी जो सेल है वो कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, और क्रोमोसोम का बिहेवियर भी कैसा है, ठीक है। इन सारी चीजों पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमो मींस क्या होता है बच्चों, केमिकल, ठीक है, याद रखेंगे, कीमो मींस केमिकल, ठीक है, केमिकल। आजा भाई, देखो यही प्रॉब्लम होता है पेन टैब का, है ना, केमिकल, ओके। तो कीमो मींस केमिकल, टैक्सोनॉमी मींस अरेंजमेंट का रूल। तो हम केमिकल बेसिस पे हम अरेंज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पर बेस्ड ऑन प्रोटीन एंड सीरम एनालिसिस एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कि प्रोटीन कैसा है, साथ ही साथ सीरम कैसा है,
और उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट हैं, फिर उसके हिसाब से हम उसे अरेंज करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल हम क्या होता है बच्चों, देखिए आप, कैरिड आउट using computer and based on all observable characteristics number and code are assigned to all characters and then data are processed। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से नंबर, कितने नंबर में सारी चीजें प्रेजेंट हैं, उसको हम डाटा में इंटर करते हैं, कंप्यूटर में इंटर करते हैं, और हम फिर मैच करते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, कितने कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहे हैं। उसके बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, उसे क्लासिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, यानी जेनेटिक पर, यानी उसमें डीएनए कैसा प्रेजेंट है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो कब इवॉल्व हुआ, ठीक है, किसके बाद इवॉल्व हुआ, किसके बाद उसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्लेडोग्राम। तो क्लेडोग्राम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए बच्चों, इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न। ये क्या है, एक टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न है, किसका, अ डायग्राम ऑफ 3 डोमेन ऑफ लाइफ इज क्लेडोग्राम। जी हां, जो 3 डोमेन ऑफ लाइफ आपने देखा था, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, आपने 3 डोमेन ऑफ लाइफ देखा था। क्या देखा था आपने, बैक्टीरिया देखा था, आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया देखा था, साथ ही साथ आपने यूकैरिया यानी यूकैरियोटा को भी देखा था। तो इन सभी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं, क्लेडोग्राम। बात समझ में आई क्या। तो यहां पर देखिए क्लेडोग्राम कैसा दिखता है, कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, यहां पर देखिए। ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे लोअर पोर्शन पे ओरिजिन ऑफ लाइफ, यहां से ओरिजिन हुआ। तो यहां पर आप देख रहे हैं यूकैरियोटा है, यहां पर आप देख रहे होंगे बैक्टीरिया है, यहां पर देख रहे होंगे आर्किया है। ठीक है, तो ये तीनों डोमेन्स यहां पर प्रेजेंट है। अब इन्हीं से क्या हो रहा है, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, सभी लाइफ्स एराइज हो रही हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस साइड प्लांट जा रहे हैं, इस साइड प्लांट की ओरिजिन हो रही है, वाइल यहाँ पर देखिए आप एनिमल्स की ओरिजिन हो रही है। ठीक है ना, ये एनिमल्स की ओरिजिन हो रही है। ठीक है, तो इस सभी को मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, क्लेडोग्राम। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों आगे। इट इज रिप्रेजेंट्स अ हाइपोथेटिकल रिलेशंस डिनोटिंग अ कंपैरिजन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कॉमन एंसेस्टर। हम क्या करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म के साथ ज्यादा कनेक्शन रखता है, किसके साथ ज्यादा कनेक्शन शो करता है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं इन सभी का। ठीक है, कि किससे कौन बना। ठीक है, इसके बेसिस पर आगे देखिए, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया, ये क्या करेगा, इवोल्यूशनरी पैटर्न को फॉलो करता है। यहां पर देखिए, इट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉलो करता है। अगर हम बात करें एनिमल की, ठीक है, तो एनिमल में आपको पता है पहले फिश आएंगे इस अर्थ पे। ठीक है, फिश के बाद कौन आए बच्चों, फिश के बाद कौन आए, अगर हम बात करें तो उसके बाद आया एम्फीबिया। फिश के बाद कौन आया, एम्फीबिया यानी फ्रॉग। ठीक है, एम्फीबिया। एम्फीबिया के बाद कौन आए, रेप्टिलिया। ठीक है, यानी रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स स्नेक वगैरह। अगर हम रेप्टाइल्स के बाद की बात करें, रेप्टाइल्स के बाद किसका इवोल्यूशन हुआ, तो वो थे एवीज यानी कि बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स आए। बर्ड्स के बाद किसका इवोल्यूशन हुआ, कौन आए, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या करता है, ये बताता है कि पहले कौन ऑर्गेनिज्म आया, उसके बाद कौन है। मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, इट इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफिकेशन एज इट टेक इनटू अकाउंट नॉट merely in morphological status but also the relationship of one group of organism with other group of life। जी हाँ, हम इसके बेसिस पर सिर्फ यही नहीं बताते कि इनमें क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज है, क्या क्या स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या क्या स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी है। इसके साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उनके पास और क्या चीजें हैं, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है। ठीक है, ये सभी ओरिजिनेट कहाँ से हुए, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वाइट इंपॉर्टेंट आर.एच. विटेकर, यहां पर ध्यान से देखिएगा, आर.एच. विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। जी हां, आर.एच. विटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, वो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करता है,
फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। आपने देखा था बच्चों कि आर.एच. व्हिटेकर ने जो सबसे फर्स्ट किंगडम रखा था वो कौन सा किंगडम था? मोनेरा, ठीक है, मोनेरा को रखा था। फिर जो सेकेंड किंगडम था उन्होंने क्या रखा था? प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा। फिर जो थर्ड फाइलम था वो क्या था? फंगाई, ठीक है, फंगाई, ओके। जो फोर्थ था वो क्या था? प्लांटी, प्लांटी। एंड जो फिफ्थ था वो क्या था? एनिमेलिया, एनिमेलिया, ओके। तो अगर हम बात करें ये कैसे इवोल्यूशन को फॉलो करता है, तो यहां पर देखिए जो किंगडम मोनेरा होता है ना, इसमें सभी के सभी सिर्फ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी पहले एग्जिस्टेंस में कौन आया? बैक्टीरिया, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर कौन आया? फंगाई, फिर कौन आया? प्लांटी, फिर कौन आया? एनिमेलिया। क्लियर है? तो अपसाइड डाउन जैसे जैसे आएंगे आपको प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल मिलती जाएगी। और सेल का जो, अगर बॉडी का हम बात करें कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। इसे आपने तो देखा क्लेडोग्राम को। अगर हम बात करें डीएनए बार कोडिंग की, ठीक है, तो बड़ा ही कमाल का है, ठीक है। डीएनए से आपको पता चलेगा, ठीक है, क्या है, क्या होता है डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आपको पता है। चलिए देखते हैं बच्चों। डीएनए बार कोडिंग इज अ न्यू मेथड ऑफ न्यू मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी स्पीसीज बेस्ड ऑन इट्स डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ टिनी टिश्यू सैंपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी। जी हाँ, किसी हम छोटे से भी सेल से हम क्या करते हैं? डीएनए आइसोलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पता करना है कि मैं ह्यूमन हूं या नहीं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मेरी कहीं से भी एक छोटी सी सेल ले लीजिए, ठीक है, चाहे मेरी स्किन से सेल ले लीजिए या फिर मेरे हेयर्स को आप क्या करिए? उखाड़िए। और वहां पे आपको जब हेयर्स को आप उखाड़ेंगे ना, तो व्हाइट सा आपको नीचे एक टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है, टिश्यू मिलेगा, तो वहां से आप सेल निकाल सकते हो। और जब आप देखेंगे कि सेल जो होती है बच्चों, जो सेल होती है उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस में क्या होगा? हमारा डीएनए, ठीक है। तो आपको डीएनए मिल गया, तो आप डीएनए को जब एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ये एक ह्यूमन की सेल है। तो आप डीएनए बेसिस पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। आगे देखिए, डीएनए बारकोडिंग हैज मेनी एप्लीकेशन, यानी क्या क्या यूज हो सकते हैं डीएनए बारकोडिंग के। तो देखिए बच्चों, प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी एक ऐसी स्पीसीज जो फ्यूचर में चलकर एक्सटिंक्ट हो सकती है, विलुप्त हो सकती है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे भी हम बचा सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफाइंग डिजीज वेक्टर, यानी कि हम क्या कर सकते हैं? आप देखते हैं खेती जो होती है, जो एग्रीकल्चर फील्ड होता है, उसमें बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं और वो पूरी तरह से क्रॉप की यील्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, है ना। फसलों की जो पैदावार होती है उसे कम कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? डीएनए बारकोडिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स बना सकते हैं जो कि उन पेस्ट को क्रॉप पर बैठने ही ना दे, तो हमारी यील्डिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। ओके, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? कुछ डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं डीएनए की हेल्प से। साथ ही साथ देखिए, ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए। आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे क्लास 12th में, ठीक है ना। तो आप बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे हम डीएनए की हेल्प से क्या करते हैं? हाइब्रिड का फॉर्मेशन करते हैं, और उन हाइब्रिड से हम क्या करते हैं? अपना जो डिजायरेबल डीएनए होता है वो क्या करता है? हमारे मनचाहा प्रोडक्ट बनाता है। अगर हमें प्रोटीन चाहिए तो हम डीएनए से बनवा देंगे, हमें एंजाइम चाहिए तो डीएनए से बना देंगे, हमें अगर इंसुलिन चाहिए तो हम डीएनए से बनाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डीएनए से हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को मेनली कौन कंट्रोल करता है? डीएनए करता है। अगर हमारा डाइजेशन हो रहा है तो डीएनए कर रहा है वो सारी चीज़ें। हमारी बॉडी का कलर जो है वो डीएनए की वजह से है, हमारा जो बिहेवियर है वो डीएनए की वजह से है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो अगर हमने डीएनए को आइडेंटिफाई कर लिया, एक पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को ले लिया, तो हम उसकी हेल्प से बहुत सारा एडवांटेज ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा, जो नेक्स्ट हमारा सेशन होगा, उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो प्लीज़ आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में और एक बार हमें सपोर्ट करिए आप। और बस क्या ही बोलूँ आपके लिए, ठीक है। आप लोगों का प्यार ही है
आप लोगों का इतना सपोर्ट मिलता है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पेन टैब काफ़ी कॉस्टली पड़ा मुझे, बट लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाना था आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि नहीं, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मैंने किया। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए